ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अहमदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक्शन कमेटी ऑन कोविड की सदस्य और विमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर मोना देसाई। नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा है। 41,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि कोविड से 39,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011239780046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन और एक्शन कमेटी ऑन कोविड IMA अहमदाबाद की सदस्य और जानी मानी पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोना देसाई। डॉक्टर मोना का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर मोना, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर मोना से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर मोना, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है कोविड की देश में, वो अब कैसी है और क्या कुछ हाल है कोविड का? जय सिद्धार्थ जी, पहले तो सब जो जितने भी श्रोतागण हैं उनका मेरा खूब नमस्कार। सही बात है, हमने जस्ट एक सेकेंड वेव कोविड की खत्म की हुई है। अभी थोड़े केसेस कम हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला, हमें जरा भी कोई भी रिस्क नहीं लेना है। कोविड प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती से हमें पालन करना है, क्योंकि वी डोंट वांट थर्ड वेव। हमें तीसरा वेव नहीं चाहिए। हमने देखा कि हमारा जो सेकेंड वेव था, जो मार्च एंड से शुरू हो गया था और अप्रैल मई जून में बहुत ज्यादा खराब था, और इस बार का जो म्यूटेंट वायरस था, डेल्टा वायरस, वो बहुत ही ज्यादा घातकी था और विरुलेंट था। और कितने लोग की जान हमने गंवाई है और बहुत सारे लोग संक्रमित हुए थे कोविड से। तो ये माना जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आया तो वो इससे भी खराब होगा। इसलिए हमें ये बहुत आई थिंक स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए और स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जिससे ये थर्ड वेव की नौबत ही ना आए। जी, और डॉक्टर मोना, आपका नियोनेटोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। बहुत छोटे बच्चों को कोविड से बचाने के लिए हमें किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी? हालांकि अगर हम देखें तो बहुत छोटे जो बच्चे हैं उन्हें मास्क एक बड़ी समस्या रहती है, उनको हम मास्क नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे में अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें यात्रा करना हो या बहुत छोटे बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, तो ऐसे में हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? और साथ ही पहली और दूसरी लहर में अगर हम नियोनेटोलॉजिस्ट के तौर पर आपसे बात करें कि इन इतने छोटे बच्चों में क्या कुछ रहा कोविड का हाल? यस, एक बात हम बोल सकते हैं कि गुड न्यूज है कि कोविड का जो इन्फेक्शन है, कोविड का जो संक्रमण है, वो छोटे बच्चों में उतना घातकी नहीं होता है, उनमें उतने चिन्ह नहीं दिखते हैं। आई थिंक मे बी बिकॉज हम लोग जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, मैं नियोनेटोलॉजिस्ट की बात, नियोनेटल एज की बात नहीं कर रही हूँ,
लेकिन पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, उनमें हम बहुत सारे वैक्सीन भी बच्चों को देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े एंटीबॉडीज उनके अंदर होते हैं, और उसकी वजह से जब भी वो कोविड पॉजिटिव होते हैं तो जो संक्रमण के बाद जो चिन्ह बड़ों में दिखते हैं, जो सीरियस होते हैं, उतने ज्यादा छोटे बच्चों में नहीं होता है। अभी नियोनेट्स में ये है कि अगर गर्भवती माता को कोविड पॉजिटिव वो हो गई है तो देयर आर चांसेस कि जो बच्चा नया जन्मता है, जो नवजात शिशु है, उसमें भी वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है माँ की वजह से। तो उन लोगों में अगर हमें पहले से मालूम पड़ जाता है तो वी टेक एक्स्ट्रा केयर, क्योंकि ये जो कोविड का वायरस है वो रेस्पिरेटरी वायरस है, माने श्वास और फेफड़ों का वायरस है। तो हम लोग ज्यादा केयर लेते हैं वो बच्चों की, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहते हैं और वो देखते हैं कि उनको लंग इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ ना जाए। लेकिन अगर कोई भी बैड लक से अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो फिर वो बच्चे को बचाना हमारे लिए अशक्य हो जाता है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि इन बच्चों को हम केयर अगर पहले से हमें मालूम हो तो केयर से ये बच्चे बच जाते हैं जी। और अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपकी बात बहुत सही है, छोटे बच्चे ज्यादातर मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल। पहली बात तो ये है कि अगर बहुत जरूरत ना हो तो बच्चों को प्लीज अभी भी बाहर मत निकालिए। अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल की बातें कर रही है, आई थिंक कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि पंजाब और वहाँ जहाँ स्कूल चालू हो गए वहाँ बच्चे संक्रमित हो गए। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और दूसरा कि छोटे बच्चे ऐसे ही इन्फेक्शन लेके नहीं आते हैं, हम बड़े जब बाहर निकलते हैं और हम लोग उस वक्त अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते कोविड का, तो मास्क नहीं पहनते, तो हमारे नाक में और मुंह में और गले में ये वायरस हम घर में लेके आते हैं और हम लोग कैरियर्स बनते हैं और हम फिर वो इन्फेक्शन हमारे छोटे बच्चों को देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप बाहर जाके आए फिर घर के अंदर आए तो आप नहा ले, अपना हाथ धो ले, हैंड सैनिटाइज करें, और हो सके तो बच्चों के पास जाए तो मास्क पहन के ही रहे। तो उससे हम बच्चों को और जो अगर बुजुर्ग है आपके घर में उन सबको आप बचा सकते हो। बिल्कुल। और चूंकि बात नियोनेटोलॉजिस्ट के तौर पर चल रही है तो डॉक्टर मोना, जो नियोनेट्स हैं, बहुत नवजात शिशु हैं, कई बार उनके पिता काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसे में जब वो बच्चे के पास आते हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए उस बच्चे को गोद में लेने से पहले? पहली चीज तो ये है कि आप घर में आइए तो आप पहले आप नहा लो, अपने कपड़े सब धोने डाल दो, जो कपड़े पहने हैं अपने बाहर जाने के लिए वो पूरे चेंज कर दो, एक नए सेट ऑफ क्लोथ्स पहन लो। दूसरा, हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो डालिए और हैंड सैनिटाइज कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप मास्क पहने रखिए। जब आप नवजात शिशु को अपने गोदी में रखते हैं तो उसके बहुत ज्यादा नजदीक न जाए, उसको कडल न करे, दूर से ही बच्चे को खिलाए, बिकॉज आपके मुंह में, आपके नाक के अंदर अगर कोविड के वायरस का संक्रमण है तो वो छोटे बच्चों में बहुत जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उनमें उतना रेजिस्टेंस पावर नहीं होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं होती है। इसलिए हमें वो बहुत ध्यान रखना है कि आप मास्क पहन के ही ये बच्चे को ले। जी डॉक्टर मोना, ये बहुत अहम बात है और जानकारी है जो आपने हमारे लिसनर्स को दी है, क्योंकि जब भी हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम प्यार में उनके बहुत नजदीक आते हैं, उन्हें चूमते हैं, तो ऐसे में कोविड के दौर में इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और कई बार आपको खुद से नहीं पता होता कि आप कैरियर हैं या नहीं हैं। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप संक्रमित हैं या नहीं हैं, तो ऐसे में जब आप बच्चे को प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा करीब जाते हैं, तो वो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। सही बात है आपकी। और हम लोग कभी कभी हमारे बच्चे के लिए ही हम लोग रोग लाके फुल कैरियर बन जाते हैं और वो बच्चे के लिए बहुत घातक होता है। जी। और डॉक्टर मोना, एक जिज्ञासा और है कि जो नियोनेट्स होते हैं उनका अगर किसी को कोविड हो जाता है और उनका इलाज हम करते हैं तो क्या हम उन्हीं ड्रग प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हैं जो हम बड़ों के लिए करते हैं, या बच्चों के लिए कुछ अलग इनका ट्रीटमेंट होता है? नहीं, बच्चों के लिए टोटली अलग ट्रीटमेंट होता है। जो नियोनेट्स है उनमें हम लोग रेमडेसिविर और वो सबका पालन, वो इंजेक्शन नहीं देते हैं।
उनके लिए बहुत अलग ट्रीटमेंट होता है। हम लोग लंग इन्फेक्शन का ही ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर उनको वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है, वो कभी कभी बहुत बार हमने देखा है छोटे बच्चों में, क्योंकि उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी होती है, तो वो टाइम पे हमें एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं। कभी कभी ये छोटे बच्चों को वेंटिलेटर्स की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उनका पूरा ड्रग प्रोटोकॉल बड़ों से एकदम अलग होता है। जी। और डॉक्टर मोना, जैसा कि आपने भी कहा कि बच्चों के स्कूल खुलने की बात चल रही है, कुछ राज्यों में स्कूल खोल भी दिए गए हैं, तो ऐसे में वो बच्चे जो अब स्कूल जा रहे हैं उन्हें किस तरह की प्रिकॉशन लेनी होगी? क्योंकि स्कूल आप जाते हैं, अपने साथ कॉपी किताबें ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं, अपना लंच ले जाते हैं, कई जगह बच्चों को बार बार आपको यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो किस तरह की आपको सावधानी रखनी होगी जब आप स्कूल में एंटर करते हैं? किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए आपके लिए? सही बात है। जो बच्चे अभी जा रहे हैं वो एक अच्छी बात यह है कि थोड़े बड़े बच्चे हैं, लाइक दे आर हाई स्कूल किड्स, तो बड़े बच्चे वो लोग समझते हैं, तो उनको हमें ये चीज समझानी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरा, मास्क मत उतारिए। जब भी वो लोग स्कूल में रहते हैं, उनको जितना भी टाइम, लाइक 4 घंटा या 5 घंटा स्कूल में है, तो उनको मास्क पहने रखना है। कि एक बात बहुत अच्छी है कि नया जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि साइंटिस्ट ने कि जो भी ये कोविड का इन्फेक्शन है वो एटमॉस्फेयर से आता है, माने फोमाइट से नहीं आता है। पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई एटमॉस्फेयर में है और फिर वो सरफेस पे वो वायरस आ जाता है और उससे हमें इन्फेक्शन लगता है, लेकिन ये बात इन लोगों ने कही है कि ज्यादातर कोविड का इन्फेक्शन एटमॉस्फेयर से लगता है, मतलब हवा से, हवामान से ही इन्फेक्शन, वातावरण से ही लगता है। दूसरा कि अगर उन लोगों ने कोई चीज छू ली है, बेंच है या बुक्स है, तो ये बहुत ध्यान रहे कि हाथ को सैनिटाइज करे बगैर या हाथ को धोए बगैर वो अपने मुंह को, नाक को या आंख को न छुएं। अगर आप ये 3 चीजों को हाथ नहीं लगाओगे, वो मुंह को नहीं छुएंगे, नाक को नहीं छुएंगे या आंख को नहीं छुएंगे, तो संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम है। और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मास्क इस तरह से पहने कि आपका नाक और मुंह बराबर से ढका रहे। ऐसा नहीं कि आप नाक के नीचे मास्क पहन के घूम रहे हो। तो ये बच्चों को बहुत ध्यान रखना। और जब घर आ जाए स्कूल से, तो पहली चीज उनको ये करनी है कि खुद को उनको नहा लेना है, स्नान लेना है और यूनिफॉर्म को धोने डाल देना है, और उसके बाद ही घर में कोई भी चीज को छूना है। जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज की कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन और एक्शन कमेटी ऑन कोविड IMA अहमदाबाद की सदस्य और जानी मानी पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोना देसाई। आप भी डॉक्टर मोना से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टोल फ्री नंबर है 1800-115767 और हमारे आज के पहले कॉलर बड़ौद से महेश शर्मा जी, हमारे रेगुलर लिसनर। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी महेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, इसकी वजह से काफी परेशानी हो जाती है आम लोगों के लिए। इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखेंगे? जी डॉक्टर मोना, जैसे जैसे अनलॉक हुआ, लोग भी काफी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजार में खास तौर से भीड़ देखी जा रही है, तो महेश शर्मा जी की चिंता है कि किस तरीके से हम अगर बाजार में जा रहे हैं तो किस तरह के कोविड नियमों का अनुपालन हमें करना होगा। यस महेश जी, आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो, भले कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह में हो, आपने प्रॉपरली मास्क पहना हुआ है और अगर हो सके तो आप डबल मास्क पहनिए। माने एक आपका जो कपड़े का जो मास्क है वो, उसके ऊपर आप वो 3 लेयर जो सर्जिकल मास्क है, वो जो बहुत सस्ता मिलता है, 1-1.5 रुपए का ही मिलता है वो सर्जिकल मास्क, तो डबल मास्क पहन के जाइए।
और जब भी आप बाहर है, घर के बाहर है, बाजार में घूम रहे हो, एक भी सेकंड के लिए मास्क आपके नाक से नीचे नहीं उतरना चाहिए और आपके हाथ, आपके नाक, मुंह और आंख को नहीं छूने चाहिए। और जब भी आप बाजार में से फिर घर आते हो तो स्नान लेके, जैसे मैंने बोला, आपके कपड़े चेंज कर लो और स्ट्रिक्टली आपके हाथ धो डालो और कोविड प्रोटोकॉल्स का जो घर में भी आप थोड़ा पालन करो। अगर आप मास्क पहने रहोगे और लोगों से इधर उधर की चीजों को छुओगे नहीं तो आप डेफिनेटली आप अपने आप को सुरक्षित रख सकोगे। जी। और इस बीच लूनी से यामीन भाई हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, मैम को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था मैम से कि जैसे कि कोई महिला अगर संक्रमित हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है जी, तो छोटे बच्चे को स्तनपान करा सकती है? इसमें कितना सेफ है, थोड़ा बताएं विस्तार से। जी डॉक्टर मोना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है कि अगर कोई महिला संक्रमित है तो क्या वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है? यस, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि भले महिला पॉजिटिव है तो पण वो स्तनपान करा सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग का निषेध नहीं है, आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा ही सकते हो। महिला पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग माने स्तनपान करा सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि महिला नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो वो समय पे भी आप स्तनपान बच्चे को दे सकते हो। माने स्तनपान कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, आप बच्चे को दे सकते हो कोविड संक्रमण में। जी। और इस बीच धर्मवीर जी हमारे साथ दिल्ली से कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो धर्मवीर जी, नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी, बताइए। जैसे दिल्ली सरकार रहन बसेरों में खाना दे रही है जी, ऐसे अभी इस समय संख्या 6000 है, सर्दियों में 12000 हो जाएगी उनके रिकॉर्ड के हिसाब से सरकार के। जी। आप सरकार इनके टीका के लिए भी तो व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ना तो वैक्सीन लगी हुई है, इन लोगों को समाज में घूमते हैं, बाहर हैं, हम लोग जाते हैं तो ये लोग मिलते हैं, ना इन साफ सफाई इन लोगों पर रखी जाती है। तो ऐसे में हम आपसे ये जो है आपके द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इनके ऊपर भी कृपया करके टीके का जो व्यवस्था बनाई गई है इनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए जिससे हमें बचाव रहे। और दूसरा एक छोटा सवाल और है, इस समय वैक्सीन जो है अभी कम मात्रा में मिल पा रही है, जो सेंटर है वो 3 सेंटर हमारे एरिया में बंद हो गए हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर मोना, जैसा कि इन्होंने एक चिंता जताई है कि ऐसे लोग जिनकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि इन्होंने रैन बसेरे में रहने वाले लोगों की बात की, और हम उन सभी लोगों की बात करते हैं जो मतलब इस तरह के वर्ग के हैं, तो ऐसे में इन लोगों तक भी वैक्सीन की पहुंच हमें लानी होगी ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। क्या कहेंगे? आपकी बात बहुत सही है। जब तक हम लोग 80-90% ऑफ आवर पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तब तक ये महामारी हमें छोड़ने वाली नहीं है। और इनकी बात बहुत सही है, ये जो वर्ग है रैन बसेरों में रहने वाले, ये लोग एकदम अनएजुकेटेड और पुअर है और वो लोग जाते भी नहीं है। सी, गवर्नमेंट अभी मुफ्त में ही टीकाकरण कर रही है जी। तो उन एरिया वाइज अभी आई थिंक गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेशंस होते हैं, सिटी के जो कॉरपोरेशंस होते हैं, वो उनकी ड्यूटी है उनको इस तरह के एरिया में एक छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स क्रिएट करके इन सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि जब तक ये नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है कि आप खुद 2 वैक्सीन के डोज ले लो, क्योंकि अगर आपने 2 डोज ले लिए हैं तो आपके अंदर एंटीबॉडीज है और आप सुरक्षित रह सकते हो। क्योंकि ये जो 2 डोज है वो शायद आपको कोरोना वायरस से संपूर्ण 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, लेकिन डेफिनेटली 2 वैक्सीन के डोज लेने के बाद आपको सीरियस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो। तो जब तक लोगों को नहीं लगता है, आप खुद को बचाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि आप और आपका फैमिली में हर एक आदमी 2 डोज वैक्सीन के ले ले।
बिल्कुल। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज के कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन और एक्शन कमेटी ऑन कोविड आईएमए अहमदाबाद की सदस्य और जानी मानी पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोना देसाई। और अब हम रुक करते हैं रीवा मध्य प्रदेश का, जहां से वीरेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो वीरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जी जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे किसी को कोरोना हो गया जी, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके बाल झड़ते हैं, कमजोरी लगती है, ऐसा कुछ है, मतलब बोल रहे हैं कि बाल भी झड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अभी जैसे होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए और तमाम दुकानें खुल गई, तो लोग वहाँ जैसे नाश्ता करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो जो जिसमें लोग पानी पीते हैं गिलास में, अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसी गिलास में वो भी पानी पी रहा है, लोग यहाँ गिलास को तो निरमा साबुन से धोते नहीं है, उसी को यूज करते हैं, तो क्या उससे भी कोरोना होने की संभावना होती है? सर, मोबाइल से रेडियो में आवाज नहीं सुनाई दे रही है, रेडियो चालू, मोबाइल चालू रखिए सर। ठीक है। डॉक्टर मोना, जैसा कि ये जानना चाहते हैं कि कोविड होने के बाद अगर हम पोस्ट कोविड इम्पैक्ट की बात करें तो बालों का झड़ना, कमजोरी लगना, इस तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं, तो जिसको लेकर इन्होंने चिंता जताई है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये लक्षण कितने दिनों तक रहते हैं? जैसे कमजोरी लगना तो एक आम इसकी प्रॉब्लम है कोविड के साथ। यस, कोरोना वायरस में ऐसा होता है कि आपको एक तो जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगता है, कोई भी वायरस का इन्फेक्शन लगता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम हो जाती है। और स्पेशली कोरोना में ये देखा गया है कि उसके बाद आपको 3-4 महीने तक ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपकी एनर्जी ले ली है, बहुत थकान लगती है। आप नॉर्मल भी घर के जो काम करते हैं तो 1.5 महीने तक आप वो काम में भी शाम के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप जल्दी सो जाए, कुछ काम न करे, तो बहुत थकान सी है। तो कोरोना वायरस में रिकवरी इज वेरी स्लो। जो बाल झड़ने की बात हुई वो ऐसा होता है कि कभी कभी ये वायरस की वजह से अगर आपको ये सिवियर इन्फेक्शन हुआ है और आपके ब्लड सेल्स टूटे हुए हैं, माने जो हम साइटोक्रोम स्टॉर्म या ऐसा बोलते हैं, तो उसके अंदर ये बात है कि आपके शरीर के अंदर जो वाइटामिन है, जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत कम हो जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्लो हो जाता है। तो आपको जो पहले की तरह जो भूख लगनी चाहिए वो भी नहीं लगती है। तो एवरीथिंग इज लाइक गोइंग ऑन टू माल नरिशमेंट, आपका बॉडी अंडर नरिश हो जाता है, तो उसके लिए आपके बाल झड़ते और वीकनेस भी ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आप अच्छा हाई प्रोटीन डाइट ले, आप 2-3 लीटर पानी हर रोज पिए, और पानी माने लिक्विड्स, नॉट ओनली वाटर बट जूसेस है, फ्रूट जूसेस है और सूप है, दूध है, माने लिक्विड ज्यादा लीजिए। उसके बाद आपकी रिकवरी अच्छी होगी। आप आयरन युक्त खुराक लीजिए, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, ये सब की गोलियां लीजिए, तो आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी। और ये सब जो बाल झड़ना है वो सब धीरे धीरे आप अच्छे न्यूट्रिशन से स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने दूसरी चिंता ये जताई है कि क्या झूठे बर्तनों से भी ये हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने पानी पिया है और उसमें उनका मुंह का सलाइवा गया है, बिकॉज आप जब पानी पियोगे आपके जो ग्लास के रिम है वो आपके मुंह में जाने वाला है, वहां सलाइवा चिपका हुआ है, और अगर इन लोगों ने नहीं धोया है और वही ग्लास में आप पानी पी रहे हो तो आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि जब भी आप इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आप डिस्पोजेबल ग्लासेस का यूज करिए, या तो जो बिस्लेरिया, जो मिनरल वाटर की प्लास्टिक की बॉटल्स आती है छोटी छोटी, उसका ही इस्तेमाल करिए। इस तरह की ग्लासेस में पानी मत पिए, या तो आप घर से वाटर बैग या वाटर जग या कोई भी थर्मोस या ऐसा कुछ लेके जाइए जिससे आपको इसमें नहीं लेना पड़े। और आई थिंक कि हर एक जगह पे होटल्स में अगर वो कुछ इतनी हाई फाई होटल ना हो तो दे शुड यूज डिस्पोजेबल ग्लासेस, डिस्पोजेबल डिशेस, वो ज्यादा अच्छी है और सैनिटाइजेशन में भी वो ज्यादा अच्छा रहता है जी। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। और अब रायबरेली से रामशंकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामशंकर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
सर मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से पहला डोज और सेकंड डोज लगता है जी, तो इन डोज के लगने के पहले की स्थिति और डोज लगने के बाद की स्थिति जी तो अगर इसका अवलोकन किया जाए तो बहुत सा अंतर पड़ता है। कृपया यही बताएं हमें। आप स्थिति से आपका क्या मतलब है? हमारा मतलब यह है कि जैसे हम डोज लगाने के पहले शारीरिक प्रक्रिया जी और डोज लगने के बाद शारीरिक प्रक्रिया में अंतर पड़ता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोना, कोविड वैक्सीन से पहले किस तरह के शरीर में परिवर्तन आते हैं, लगने के बाद क्या होता है, ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का बॉडी में, चाहे वो एंटीबॉडी के रूप में हो, तो वो क्या परिवर्तन है? मैं एक बात इनको समझाना चाहूंगी कि वैक्सीन लगने के पहले या बाद में, वैक्सीनेशन से आपके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं परमानेंट। ओनली थिंग इज आप वैक्सीन लगाओगे तो आप एक चीज का ध्यान रख के जाइए कि आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो, जैसे अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है या डायबिटीज की है या कोई भी एक बीमारी की दवाइयां हैं, तो वो आप एकदम टाइम पे जो शेड्यूल पे आप लेते हो वही टाइम पे लेके जाइए, उसमें कोई चेंजेस मत करिए। और जो खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, वो सब लेके जाना चाहिए। भूखे पेट कोई वैक्सीन लेने जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जब वैक्सीन लेके आप वापस आते हो तो 2 दिन आपको बुखार रहता है, हल्का सा जहां वैक्सीन लिया है वहां हाथ में थोड़ा दर्द होता है, कई लोगों को हल्की सी सूजन रहती है, लेकिन ये जो सब माइल्ड साइड इफेक्ट्स है वो सब आपको सिर्फ 2 दिन रहेगी, माने 48 आवर्स आफ्टर वैक्सीन। उसके बाद तीसरे चौथे दिन से आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाते हो और आपको याद भी नहीं रहता है कि आपने यहाँ वैक्सीन लिया हुआ है। तो ये जो बुखार आना है और ये सब, आई थिंक इट इज अ वेलकम चेंज, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अभी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। माने जब बॉडी रिएक्ट करेगा कोई भी एंटीजन से, एंटीजन माने बाहर के कोई भी स्ट्रेंजर सेल से, तो ये रिएक्शन एक फीवर के हिसाब से आता है। माने जब हमें भी कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन लगता है तो हमें बुखार आता है, उसी तरह ये वैक्सीन में जब हमें बुखार आता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि इट शोज कि आपके बॉडी में अभी एंटीबॉडी बनना शुरू हो गए हैं, आपका बॉडी उसको रिएक्ट कर रहा है। तो आपको उससे घबराना नहीं चाहिए। जब आप दूसरा डोज लेते हो तो जो पहले डोज में जितनी तकलीफ होती है, माने जो ठंडी लग के कभी कभी लोगों को बुखार आता है और बोलते हैं ना कि कोरोना लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो वो उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, बिकॉज ऑलरेडी एंटीबॉडीज हमारे अंदर है और एक बूस्टर इफेक्ट ये सेकेंड डोज देता है। इसलिए उसके 15 डेज के बाद तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज मैक्सिमम होने चाहिए वो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बुखार, 2 दिन के बाद बुखार या कोई भी चेंजेस नहीं होते। माने आपको कोई डरने की बात नहीं है। एक बार 2 डोज वैक्सीन के ले लिए तो आपके शरीर में कोई परमानेंट चेंजेस आते नहीं है। ये हमारे मेमोरी सेल्स सेंसिटाइज होते हैं और वो सेंसिटाइजेशन लाइफ माने 1 साल तक या 6-8 महीने तक रहेंगे। तो आपको जब कोविड का इन्फेक्शन लगेगा तो आपका बॉडी उसके सामने, ये वायरस के सामने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। यही वैक्सीन काम करता है। बिल्कुल। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मोना जी, आप कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और नमस्कार। श्रोताओं, कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी अहमदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक्शन कमेटी ऑन कोविड की सदस्य और विमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरमैन डॉक्टर मोना देसाई।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।